हम जो भी बोलेंगे पूरे भाव के साथ बोलेंगे। मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। हमारे द्वारा कहे गए एक एक शब्द की अनुभूति करते हुए, उसको महसूस करते हुए, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। पूरे भाव के साथ जब हम बोल रहे हैं मैं सुखी हूँ, तो उस सुख का अनुभव करते हुए मैं सुखी हूँ, सिर से लेकर पैर तक स्वास्थ्यता का अनुभव करते हुए मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए मैं प्रसन्न हूँ, दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हुए मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। पूरे भाव के साथ आई एम हैप्पी, साथ एक बार और झूमते हुए मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ। प्रीति आपको जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप झूमते हुए रियल में सुख आनंद नहीं करोगे, और ये तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आप एनलाइटन नहीं हो जाओ। हमने सुबह हमारे सेशन में एक चीज, एक खास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही जाना था कि हमको चेंज होना चाहिए, अपने आप में हमको चेंज होना है। अगर बाकी की लाइफ जितनी भी है, कम है या ज्यादा है, चेंज ला करके हमको इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग की तरह जीवन व्यतीत करना है। इस तरह की रिट्रीट में सुबह मैंने कहा था कि हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, ईश्वर से संपर्क करते हैं। बाहर की चीज को प्राप्त करना मुश्किल है, ईश्वर को प्राप्त करना सबसे आसान है। क्योंकि जो चीज आपके बाहर है उसके लिए आपको एफर्ट करना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, किसी लोगों से मिलना है, किसी को कन्विंस करना है, किसी को हमारी बात मनवाना है। लेकिन जो ईश्वर तत्व जो हमारे अंदर है,
हमको न कहीं जाना है, न कोई खर्चा करना है, न किसी से बात करना है, न किसी को कन्विंस करना है, उसको प्राप्त करना बहुत आसान है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं, इनवर्डली टर्न हो जाएं, तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। और एक बार उसको प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस तरह के रिट्रीट में हमारे कई पॉइंट्स हो सकता है कि हम रिपीट भी कर रहे हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन उस रिपीट करने का भी एक उद्देश्य है कि कई बार सुना भी होगा लेकिन हो सकता है कि ध्यान नहीं गया उस बात पर, ध्यान गया लेकिन फिर ध्यान हट गया, इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट नहीं मिला तो उस पर से विश्वास हट गया। जब बार बार उसको सुनते हैं और क्लैरिटी आती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो इसका उद्देश्य ये भी है कि आपको बार बार से याद दिलाया जाए, उसकी क्लैरिटी करी जाए, इम्प्लीमेंटेशन बीच में रह गया तो उसको पूरी करवाई जाए। तो इसलिए सुनी हुई बात भी अगर यहाँ कही जा रही है तो उसे भी सीरियसली सुनने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि क्या आपने उसे इम्प्लीमेंट प्रॉपरली किया, नहीं किया, इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसकी क्लैरिफिकेशंस आदि भी ली जा सकती है। ये जो हम चेंज की बात कर रहे हैं उसके लिए कुछ लाइफ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं और इन लाइफ कॉन्सेप्ट्स पर ये रोजमर्रा की बातें होगी। इसको आप डिस्कस करना चाहे तो जरूर कीजिए, क्लैरिटी कीजिए, क्योंकि ये चीज है जो आपको उस चेंज प्रोसेस की ओर ले जाएगी। ये आपके अंदर वो चेंजेस ले आएगी जो एक अच्छे जीवन के लिए हम चाहते हैं, जो एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम चाहते हैं। एक लाइफ कॉन्सेप्ट होता है कि डू नॉट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। हम रिएक्शन किसको कहते हैं? जो रिएक्शन बिना सोचे समझे इंस्टेंटली होता है उसे रिएक्शन कहते हैं, और रेस्पॉन्ड करना उसे कहते हैं जो सोच समझ कर किया जाए। ये फर्क है। अक्सर हमारी प्रवृत्ति होती है, हमारी एक आदत होती है इंस्टेंटली रिएक्ट करने की। किसी ने फोन पर कुछ बोल दिया कि कुछ ऐसा बुरा हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, इतने में इमीडिएटली हम रिएक्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, ऐसे करो, वैसे करो, वहां से भागो, इसको बुलाओ, ये करो। 2 मिनट हम शांत रह करके उसके बारे में सोचते नहीं है और प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। या किसी ने कुछ कह दिया, कुछ गिरा दिया, नुकसान हो गया, इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं। इंस्टेंटली रिएक्ट करने की आदत जानवरों की होती है, क्योंकि जानवरों की आदत होती है या उनकी नेचर होती है इम्पल्सिव। जो कुछ जानवर करता है वो इम्पल्सिवली करता है। तो जानवर में और मनुष्य में कुछ तो फर्क होना ही चाहिए। हम भी अगर इम्पल्सिव कर रहे हैं, किसी छोटी बात पर गुस्सा आ गया, इम्पल्सिवली है वो। कोई भी बात हुई और गुस्सा आ रहा है, फिर भी उस सिचुएशन को रोक करके समझने का प्रयास करते हुए कि जो गुस्सा आ रहा था जिस बात पर, क्या वो बात गुस्सा करने लायक है, क्या वो ऐसी ही है जो हम सोच रहे हैं और जिस पर गुस्सा कर रहे हैं, या उसमें और कोई रहस्य है जो हमने अभी तक समझा ही नहीं। ये जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम फिर रेस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं, रिएक्शन कम करते हैं। एक रेस्टोरेंट में ऐसे कुछ लोग बैठे थे, तो एक लेडी के प्लेट में कहीं से कोई कॉकरोच आकर गिर गया। अब लेडी के प्लेट में कॉकरोच गिरेगा तो क्या होगा? एकदम से क्या हो गया? वो लेडीज बहुत डरती है कॉकरोच से। भगवान की भी माया कुछ ऐसी है। कहते हैं भगवान की माया ऐसी है कि जिसमें चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, कुत्ता
चलिए बाद में बात करते हैं। ये कॉकरोच गिरते ही उसने एकदम ऐसे डर करके उसको उछाल दिया और चिल्लाने लग गई, ये क्या हो गया है, क्या हो गया, पूरा तहस नहस। अब वो कॉकरोच को उछालने में पूरा तहस नहस कर दी। वो जो आसपास बैठे थे उनके ऊपर कुछ सब्जियां गिर गई और कॉकरोच जाकर के दूसरी टेबल के और एक लेडी बैठी थी उसके प्लेट में गिर गया। उसने भी सेम वैसे रिएक्ट किया। उसने जब उठा करके फेंका तो कॉकरोच जाकर के वहां वेटर खड़ा था उसके ऊपर जाकर के टिक गया। वेटर ने ध्यान दिया, कॉकरोच पड़ा है, उसने रिएक्ट नहीं किया। देखा क्या कर रहा है, शांत बैठा था, धीरे से हाथ ले गया, उसको पकड़ा, बाहर गया, फेंक दिया। दूर बैठा एक आदमी ये देख रहा था सब। उसने सोचा कि ये सब जो अभी गड़बड़ हुई, इन्होंने रिएक्ट किया, उठा करके फेंका, दूसरों के ऊपर गिरा, दूसरों ने रिएक्ट किया, तो एक कियोस जो क्रिएट हो गया वहां पर, ये क्यों हुआ? क्या इसमें कॉकरोच की जिम्मेदारी थी? क्या इसमें कॉकरोच का कारण था ये कियोस क्रिएट होना? तो उसकी समझ में आया कि नहीं, कॉकरोच का कारण नहीं था उसमें, कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल नहीं था इस कियोटिक सिचुएशन के लिए। क्योंकि अगर कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल होता इस कियोटिक सिचुएशन के लिए तो बहरे को भी वैसा ही करना चाहिए था। अगर कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल होता इस गड़बड़ के लिए जो भी हुआ तो बहरे के साथ भी वैसा ही कुछ होना चाहिए था, लेकिन बहरा शांत रहा। इसका अर्थ है कि एक ने रिएक्ट किया, दूसरे ने रिस्पॉन्ड किया। तो उसने ये सोचा कि मेरे ये समझ में आ रहा है कि हमसे बाहर की कोई भी चीज, कोई भी तरह की गड़बड़, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या कियोटिक सिचुएशन क्रिएट नहीं कर सकती। जैसे मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं और एक कियोटिक सिचुएशन है, इरिटेशन हो रहा है, तो क्या उसके लिए ट्रैफिक जिम्मेदार है या मैं जिम्मेदार हूं? नुकसान लग गया, मैंने बहुत, किसी ने धोखा दिया, मैंने उल्टा सीधा रिएक्ट किया, तो क्या कारण या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसकी है जिसने धोखा दिया या जिसके कारण नुकसान हुआ, या मेरी ही प्रवृत्ति वैसी बन गई है कि रिएक्ट करने की? तो उसको यह समझ में आया कि एक ही सिचुएशन में एक आदमी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है, दूसरा आदमी शांत रह करके उस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए उसमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है उसमें। तो इसमें एक लेसन मिलता है कि हम रिएक्ट करें या न करें, रेस्पॉन्ड करें, ये हम पर निर्भर करता है, सिचुएशन पर निर्भर नहीं करता है। वो कैपेबिलिटी हमको हमारे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। हम अक्सर जिस कारण से हम तिलमिला जाते हैं किसी भी चीज में, अक्सर हम दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं उसके लिए। किसी घर में कोई गेस्ट आ गए, उन्होंने प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, तिल मिला गए, या खाने में कोई चीज नमक ज्यादा गिर गया, हम तिल मिला गए उसमें। तो उसमें कमजोरी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है उस तिल मिलाने के ऊपर? अपनी स्वयं की। ये अगर हम कॉन्सेप्ट लाइफ में पकड़ लें कि हमको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है, सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना है। नमक ज्यादा गिर गया, इमीडिएट रिएक्ट किया, गुस्सा किया, क्या करते हो तुम लोग? ध्यान नहीं देते हो, खाना बनाने के टाइम कहाँ ध्यान रहता है? हाँ, हो सकता है तुम्हारी उस फ्रेंड का फोन आ गया होगा, आधा घंटा उससे बात करने में लग गई होगी, यहाँ तो ध्यान ही नहीं रहता है। अब एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। तो लाइफ में अगर ये कॉन्सेप्ट ले लें कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रेस्पॉन्ड करेंगे, किसी भी सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करेंगे, आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कई जो दुख के कारण होते हैं और वो रिएक्ट करने से और जो सिचुएशन बनती है वो खत्म हो जाती है। प्रॉपर रेस्पॉन्ड करने में सिचुएशंस में एडिशन नहीं होता है, कियोटिक सिचुएशन में एडिशन नहीं होता है, सॉल्व होती है प्रॉब्लम्स। कोई डिस्कशन इस पर? वो तो सही है। आप दवाई नहीं खाते, आप क्या करें?
गुस्सा करते हैं जब दवाई खा लेते हैं। तबीयत की प्रॉब्लम नहीं, क्या गुस्सा आने की प्रॉब्लम से खा लेते हैं। हाँ तो उसमें गुस्सा कीजिए ना। गुस्सा भी दो तरह का होता है। हम अंदर से शांत रहते हुए गुस्से की एक्टिंग भी कर सकते हैं, जिससे हम अंदर से, हमारे अंदर में हलचल ना बचे, क्योंकि जो जिसके साथ होना है वो वैसा ही होना है। आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है आपको वो पूरी करनी है। एक पत्नी के रूप में जो आपकी जिम्मेदारी है वो आपको पूरी करनी है। पति सुनता नहीं है तो जो भाषा पति सुनता है वो आपको बोलनी भी पड़ेगी। बिना डांट के बच्चा नहीं सुनता, आपको डांटना पड़ता है। बिना डांट के पति नहीं सुनता तो आपको डांटना पड़ता है। लेकिन उस डांट के साथ आप अंदर में हलचल मत नहीं दीजिए, वो आप कर सकते हो और उसकी प्रैक्टिस करनी है। एक गांव के बाहर एक बहुत जहरीला सांप रहता था और जिसको भी काटा वो मर जाता था। इतना जहरीला था, बहुत बड़ा सांप था। लोग डरते थे। उस जहां पेड़ के नीचे रहता था उसके कई किलोमीटर के रेडियस में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो एक बार एक साधु गांव में आए तो गांव वालों ने साधु से कहा कि ऐसी सी बात है, आप कुछ कीजिए, हमको बहुत डर लगता है। आप तो संत हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वो सांप के पास गए, शक्तियां थी उनमें। उन्होंने सांप को बताया कि ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी इससे हिंसा होती है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुमको शांत रहना चाहिए, आदि आदि। तो सांप के समझ में आ गया कि बोला ठीक है, मैं आज से किसी को नहीं काटूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, डराऊंगा नहीं। तो संत चले गए। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म हो गया, वहां लोग आने लग गए, खेलने लग गए। एक साल के बाद में वो संत वापस वहां आए गांव के पास में। उनको याद आया कि यहाँ एक सांप था, देखते हैं कैसा है। तो जब वो पेड़ के नीचे गए तो वहां पर एक मरियल, दुबला पतला, खून से लथपथ वो सांप पड़ा था। तो संत ने देखा ये हालत क्या हो गई इसकी, इतना अच्छा मोटा हट्टा कट्टा लंबा सांप था, अब एकदम मरियल, कमजोर, खून से लथपथ, हर जगह पत्थर के उसके मारने के निशान। तो उसने सांप को पूछा कि ये क्या हो गया। बोले जिस दिन आपने उपदेश दिया मैंने मान लिया, मैं आजकल लोगों को डराता नहीं हूँ, काटता नहीं हूँ। तो धीरे धीरे लोग डरना बंद हो गए तो मुझ पर पत्थर फेंकने लग गए। तो भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, रिएक्ट नहीं करता हूँ। रमेश जी ने बोला रिएक्ट मत करा करो, रेस्पॉन्ड करा करो। तो मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे प्रारब्ध कर्म होंगे। तो लोगों का डर एकदम खत्म हो गया। तो मुझे लयोलान कर दिया, फिर भी आपकी बात मैं मानता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि इस हद तक भी तुम उसको सहन करो। अगर तुम्हारे साथ में कोई ज्यादती कर रहा है तो सिर्फ डराने के लिए कभी कभी फुंकार मार दिया करो, काटो मत, लेकिन डरा तो सकते हो। सिर्फ इतना सामने वाले को एहसास दिलाने के लिए कि अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं ऐसे करूंगा, बस उतना काफी है। वो भी कभी कभी लोग अपने आपे में रहेंगे तब उसकी समझ में आया। तो ऐसा ही कुछ आप भी This has happened to Angulimal also. Yeah, some similar story in this. And some people say that where there is gussa, there only the love is. But how far it is true? See, गुस्सा भी 3 तरह का होता है। ऐसे तो हम 10 तरह का बना सकते हैं, 20 तरह का बना सकते हैं, मोटा मोटी जैसे समझने के लिए। एक गुस्सा होता है जहां पर मैंने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया और एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हुई। देयर इज ए सेल्फिश इंटरेस्ट इन मी एंड आई सफर्ड सम इनकन्वीनियंस, इंसल्ट, सो इट हैज हर्ट मी। उसका मुझे गुस्सा आया। एक गुस्सा है जो माँ बाप बच्चों को करते हैं। माँ बाप जब बच्चों को गुस्सा कर रहे हैं तो उनका उद्देश्य ये है कि इनमें जो कमजोरियां, कमियां हैं, दे शुड नॉट कैरी फर्दर। ये इनके लिए फ्यूचर में बुरा होगा।
तो उस फ्यूचर को सही करने के लिए वो अपने बच्चों को गुस्सा करते हैं। फर्क आ गया यहाँ पर, एक आदमी का सेल्फिश इंटरेस्ट हर्ट हुआ, उसने गुस्सा किया। एक माँ बाप ने बच्चे को गुस्सा किया, उसमें फर्क आ गया। और तीसरा है जब एक गुरु अपने शिष्य पर गुस्सा करता है, उसको थप्पड़ भी मार देता है। वो जब गुरु शिष्य को गुस्सा कर रहा है तो वो उसके कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए और आगे इस तरह के कर्म नहीं हो उससे बचाने के लिए और मुक्ति के मार्ग पर रखने के लिए वो गुस्सा कर सकता है। तो इस तरह से गुस्से में भी कई प्रकार के गुस्से होते हैं। हम सिर्फ गुस्से को गुस्सा ही नहीं समझते हैं, गुस्से के पीछे कौन कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो देखते हैं। रविंदर जी आप कुछ बोल रहे थे? बहुत ही लाइव एग्जांपल जो रिएक्शन और रिस्पॉन्सिव का मैंने देखा है लाइफ में। जनरली जब हम गाड़ी चलाते हैं कोई ना कोई कारण से कभी ना कभी कोई अपनी गाड़ी को टक्कर लगा ही देता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब आप वो दूसरी गाड़ी वाले से बात करते हो तो बात होती है कि लेकिन उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तूने वो कहा, वो अल्टीमेटली इतना बुरा उसका रूप ले लेता है कि वो गाड़ी की टक्कर छोड़ के मतलब वो बाकी सब चीजों में चले जाते हैं। तो मैंने पर्सनली मतलब ये फॉलो करता हूँ कि गाड़ी जहां तक हो सके चाहे कोई भी कुछ भी मेरी गाड़ी कर दो, मैं उतर से बात नहीं करता, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ होना नहीं है। एकदम सही है। अपने पास इंश्योरेंस और इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और गलती से कभी मेरे से कभी किसी को लगती है गाड़ी को तो मैं जरूर उससे माफी मांग के निकल जाता हूँ, जिससे कि वो हमारे ऊपर जो है गलत चीज ना करे। एकदम सही है, यही होना चाहिए। आप बिना मतलब उलझ जाते हो और उसका रिजल्ट भी आपको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है, सही निकलने वाला नहीं है, वो अपनी ड्राइविंग चेंज करने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि इसके बाद में जिंदगी में कभी आपके एक्सीडेंट होगा नहीं, कोई आके मारेगा नहीं आपको टक्कर, वो भी नहीं होने वाला है। मैं तो यहां तक भी करता हूं कई बार कि कोई आके मार भी देता है, मैं सही और वो गलत भी है तो भी मैं उसका सॉरी बोल देता हूं। मैं प्रारब्ध कर्मों को देखता हूं और मेरे प्रारब्ध कर्मों को टक्कर लगवाना था, लगवा दिया, लेकिन इस बेचारे को मीडियम बनना था तो मैं उसको सॉरी बोल देता हूं। कई लोग क्या करते हैं कि गलती उनकी है, टक्कर मार दिया, लेकिन हाँ किस लिए, ये बहुत होशियार है चीजों में, ऑफेंसिव हो जाते हैं। अब कई लोग बोलते हैं ना कि द बेस्ट डिफेंस इज टू बी ऑफेंसिव, तो वो लोग ऑफेंसिव होने की कोशिश करते हैं। तो उसको भी सबसाइड करने के लिए कई बार गलती न होते हुए भी माफी मांग लेने में भी अक्लमंदी हो जाती है कभी कभी, और हम शांत रहते हैं। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आपकी गाड़ी मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल आप सीधे चल रहे हैं और किसी ने लाके ठोक दिया तो बड़ा ही मुश्किल होता है अपने आप कंट्रोल करना, which is मतलब मैं और एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूं। अगर आदमी यहां तक भी चला जाए, उल्टा मुझे तो बाद में हंसी बहुत आती है। एक बार ऐसा हुआ कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में 3 लोगों ने आकर के मेरी गाड़ी को ठोका और मैं इतना हंसा उस दिन और तीनों को मैंने माफी मांगी और बहुत हंसी आ रही थी अपने आप पर ही कि प्रारब्ध कर्मों का खेल देखो कैसे कैसे होता है। मतलब आदमी अगर इस और नेक्स्ट स्टेप में भी चला जाए, आदत डालने के अनुसार ही बात कर रहा हूं मैं, तो धीरे धीरे हो सकता है कि घर में भी ऐसी कई सिचुएशन आएगी। हाँ वो भी कर रहा हूँ। आप गाड़ी घर में चला रहे हैं आजकल? Because of the attachment with the car you have. Exactly, that is one reason. One reason when you react, because new car है वो है तो तो अपने आप को हो जाता है। It is an attachment. वही नहीं होना चाहिए ना, वही तो नहीं होना चाहिए। इंसान जस्टिफाई नहीं करता, मैं ठीक है। उसका ईगो है, वो अपना ईगो है, उसका गाड़ी का अटैचमेंट है। तो हमको इवॉल्व होने के लिए यही करना है कि हम अटैच नहीं हो। आज नहीं लगा तो कल लगेगा, आपसे नहीं लगेगा तो आपका बेटा लगवा देगा, खड़ी गाड़ी को कोई आकर के मार देगा। हमको पता है कि नई गाड़ी में स्क्रैच 15-20 दिन नहीं, महीने भर के बाद नहीं लगेगा तो लगेगा ही लगेगा। तो जितना जल्दी लग गया उतना अच्छा, क्योंकि आप फ्रीली नई गाड़ी को चला तो सकते हो और जब तक एक स्क्रैच नहीं लगेगा, गाड़ी चलाने का बहुत बड़ा एक प्रेशर भी रहता है कि ध्यान से चलाऊं, यहां देखूं वहां देखूं, ब्रेक लगाऊं, 1 किलोमीटर दूर से कोई रोड क्रॉस कर रहा तो यहीं खड़ा हो जाऊं, और 1-2 स्क्रैचेस लग गए फिर बिंदास। गाड़ी का ही होता है 1 महीना। है? के भी 1 मंथ रहता है, उसके बाद
वही हमारी गाड़ियों को तो हमारा बेटा है आशीष, वो पहले दिन ही कुछ ना कुछ लगा देता है, तो हम लोग नई गाड़ियों को भी बिंदास चलाते हैं। टेंशन ही खत्म हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, कोई डर ही नहीं है एक्सीडेंट का। लोग तो वो रिबन ही नहीं निकालते महीना भर। और गुरु जी अपन हर चीज तो चेंज नहीं कर सकते लाइफ में, जो चीज चेंज कर सिंपल है। एक बार वो एक स्टोरी बताई थी ना, वो स्टोरी ऑफ गार्बेज ट्रक, कई लोगों को बताई है, आप फिर रिपीट करूं, अच्छी स्टोरी है। एक आदमी टैक्सी में जा रहा था एयरपोर्ट, और ड्राइवर टैक्सी वाला एकदम अच्छी टैक्सी चला रहा था, सही लेफ्ट साइड में अपने लेन में चला रहा था। जब एयरपोर्ट के अंदर वो टर्न किया तो वहां पर वो पार्किंग लॉट से निकल रहा था, इतने में कोई मर्सिडीज गाड़ी सडनली रिवर्स ली उसने, नई गाड़ी थी, रिबन लगा हुआ था। तो टैक्सी वाले ने देखा कि सडन रिवर्स आ रहा, तो उसने फुल ब्रेक लगाया, एकदम स्क्रीचिंग साउंड करते हुए टैक्सी रुकी, और वो मर्सिडीज वाले ने भी ब्रेक लगाया। 2-4 इंच से ही वो टक्कर होती होती बच गई, हुई नहीं, बच गई। अब वो मर्सिडीज वाला उतर करके उसको स्कोल्ड करने लगा, गालियां देने लगा टैक्सी वाले को, तुम लोग टैक्सी वाले हो, देख कर नहीं चलाते हो, दिख नहीं रही है, मैं मेरी गाड़ी रिवर्स ले रहा हूं। अब गलती पूरी उसी की थी, मर्सिडीज वाले की, इसकी नहीं थी। लेकिन मर्सिडीज है, ईगो है मालिक होने का, तो काफी उसने गालियां निकाली। टैक्सी वाले ने बोला, सर आई एम वेरी सॉरी, गलती मेरी थी, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, ये गलती नहीं होगी। फिर भी वो रुकने वाला नहीं था, उसने जो भी गालियां देनी थी दे करके चला गया। तो जो आदमी टैक्सी में पीछे बैठा था, उसने टैक्सी ड्राइवर को बोला कि मैं जब से देख रहा हूं कि तुम तुम्हारी स्पीड में चला रहे हो, तुम्हारी लेन में ड्राइव कर रहे हो, गलती तुम्हारी नहीं थी, वहां पर मर्सिडीज वाले की गलती थी, तुमने सॉरी क्यों बोला? तो उसने कहा, सर आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, कि इस दुनिया में हर कोई एक ट्रकलोड ऑफ गार्बेज सिर पे लेके घूमता है, और वो हर कहीं ना कहीं जगह ढूंढता है उसको ऑफलोड करने के लिए। मैंने ये डिसाइड कर लिया लाइफ में कि किसी को उसका गार्बेज मेरे ऊपर ऑफलोड करने के लिए जगह नहीं दूंगा। ये मेरा लाइफ कॉन्सेप्ट मैंने बना लिया। गलती नहीं होते हुए भी मैं झुक जाता हूँ, माफी मांग लेता हूँ, मैं बच जाता हूँ। अब मैंने माफी मांग ली, चुप रहा, तो मेरा दिन तो ठीक बीता, और उसका गार्बेज उसके सर पे ही रह गया। अब वो नई जगह ढूंढेगा, कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो डाल देगा उसके ऊपर, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर लेके घूमता रहेगा वो। तो इस तरह से भी गलती न होते हुए भी गलती मान लेने में कई बार फायदा हो जाता है। और यही चीज अगर वो आर्ग्यूमेंट में लीड कर जाओ, जैसे आपने कहा, उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं निकलेगा, दोनों का दिन खराब होगा, घर पहुंचेंगे, बीवी से झगड़ा करेंगे, बीवी जाकर के बच्चों को मारेगी और ब्लेम करेगी सास को, ससुर को, कि सब आपके कारण बच्चे ऐसे हो गए। वो बोलेंगे सब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यही शिक्षा दी है। वो कहीं की बात कहीं जाकर के खत्म होगी। और ये गाड़ी की टक्करों में ज्यादा करके गुरु जी अगर देखा है तो प्रैक्टिकली फाइट हो जाती है, फाइट होती है। हाँ हाँ, माने गाड़ी मारने वाला और वो बातचीत शुरू होती है और लड़ाई झगड़े पे हमारे रोड पे एक दूसरे को मारने में तुम जाते। पीछे से तो दिल्ली में एक बार आया था, वो क्या है, गार्बेज का ट्रक भी वो कंटेनर लोड होता है आजकल लोग पे इसके लिए मार खानी पड़ती है। गोली मार दिया, एग्जाम्पल लड़ाई हो गई रोड पे, गोली मार दिया, बस अपने आप को रोक नहीं सके, वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। और ये कोई भी चीज लाइफ कॉन्सेप्ट आपको अच्छी लगे, आप नोट कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे हाँ इस फील्ड में इंप्रूवमेंट करना है, तो आप नोट कर लीजिए, उसको भूल जाएंगे वरना। और रोज रोज तो मैं ये स्लाइड दिखाने वाला नहीं हूँ। वाला बहुत कमजोर है तो और ज्यादा चढ़ जाते चढ़ने दीजिए ना। 10,000 का नुकसान वाला वहां पे तो मांगी ली, गलती तो मांगी। वो कई बार अगर इतना ज्यादा होता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, उस हद तक अगर बढ़ जाता है, तो जैसे मैंने कहा वो सांप वाली बात, बस डंक मार दूंगा। एक्सेप्शनल केस में साल में एक बार, 2-4 साल में एक बार, सामने वाला समझ जाएगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही किया इनके साथ में,
क्योंकि जब नॉर्मल कोर्स में सपोज आप रिएक्ट नहीं करते हो, लोग प्रेशर डालते हैं, आपका नुकसान करते हैं, फिर भी आप रिएक्ट नहीं करते हो, नॉर्मल रहते हो, शांत रहते हो, फिर लोग ज्यादती करते हैं, सब समझते हैं लोग कि वो ज्यादती कर रहे हैं और आप सहन भी कर रहे हो, सब समझते हैं अपने अंदर, कोई शो नहीं करता है। तो साल में एक बार अगर आपने रिएक्ट किया तो समझ जाते हैं कि भाई अपना ज्यादा ही तंग करना हो गया इनको, बस इतना काफी है। उसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं समझते। फिर तो वो आपके प्रारब्ध कर्म है और उसको सहन करना ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी भी बात हुई थी, कई ऐसे होते हैं जो आपके प्रारब्ध कर्म है, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, तो उससे छुटकारा पाने का तरीका एक ही है, एक्सेप्ट कर लेना। Yeah. Very right. That is how being positive, even in negative situations, unfavorable situations, how to see positivity. गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई लेकिन मैं बच गया, ये पॉजिटिविटी है। एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, चलो मैं तो बच गया, ये पॉजिटिविटी है। नुकसान लग गया, 10 लाख का नुकसान लग गया, चलो भाई बड़े नुकसान से बच गए, 10 लाख में ही सलट गया, ये भी पॉजिटिविटी है। इस तरह से आदमी को पॉजिटिविटी देखनी चाहिए हर सिचुएशन में। Do not believe in astrological and other future predictions. Believe in your purushartha, karma, because you have created your destiny and destiny is changing every moment. ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन भी कोई करता है, ये किस बेसिस पे? हमारे साथ में जो कुछ लाइफ में हो रहा है वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। बिना कर्म किए तो कोई हमारे लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सब मानते हैं। तो मतलब इस लाइफ की डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम ही ने डेस्टिनी क्रिएट की। और आप जब पहले डेस्टिनी क्रिएट कर सकते थे तो आज भी आप डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, आज भी आप डेस्टिनी रिक्रिएट कर रहे हो, आज भी आप डेस्टिनी मॉडिफाई कर रहे हो। ज्योतिष शास्त्र के जो मास्टर है, मालिक है, भृगु ऋषि है, उन्हीं ने ही ज्योतिष शास्त्र को बनाया है या उजागर किया है। एक लाइफ की इंस्टेंस है, भृगु ऋषि ने 50 लाख एस्ट्रोलॉजिकल जो कुंडलीज होते हैं उन्होंने बनाई है। एस्ट्रोलॉजिकल जो आपके प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से, उनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के हिसाब से उन्होंने भी 50 लाख कुंडलियां बनाई है कि मोस्टली लोग इन्हीं में फॉल करेंगे। और उन्हीं के जीवन से एक इंस्टेंस जुड़ा हुआ है। एक बार उनके पास में राजा के 2 बेटे आए, राजकुमार, और भृगु ऋषि को उन्होंने पूछा कि हमारे फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। तो भृगु ऋषि ने कहा कि एक को कहा कि तुम राजा बनोगे और दूसरे को कहा कि तुमको फांसी लगेगी। तो उन्होंने पूछा कि कितने साल में होगा? बोले 10 साल के एंड में तुम राजा बन जाओगे, तुमको फांसी लग जाएगी। 10 साल के एंड में जिसको राजा बनने के लिए उन्होंने प्रेडिक्ट किया था उसको तो हुई फांसी,
और जिसको फांसी की प्रेडिक्शन उन्होंने की थी उसको राजा बना दिया गया। तो ये दोनों वापस आए भृगु ऋषि के पास में, बोले ये कैसे हुआ, आप तो ज्योतिष शास्त्र के शहंशाह हैं, फिर ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुमको राजा बनना था और मैंने प्रेडिक्शन भी कर दिया कि तुम राजा बनोगे, और इसकी कुंडली में इसने ऐसे कई पाप किए थे, इसको फांसी होनी थी। तुमको जब मैंने कहा कि तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे में भयंकर अहंकार बढ़ गया, तुम गलत काम करने लग गए, पाप करने लग गए, हिंसा करने लग गए, लोगों को मारना काटना, ये करना वो करना सब करने लग गए, अपना आपा ही खो दिए तुम। और इसने, जिसको मैंने कहा कि फांसी लगेगी, इसने सोचा कि अब तो 10 साल की लाइफ बची है, चलो अब कुछ अच्छे काम करो। तो इसने पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए, तीर्थों में जाने लग गया, सत्संग में जाने लग गया, ध्यान करने लग गया, पूजा पाठ आदि आदि अच्छे काम करने लगे। तो इस 10 साल के पीरियड में तुमने अपने ही भाग्य को बदल दिया। तो जिसको राजा बनना था उसने अपने कर्मों से अपने ही राजा बनने के भाग्य को बदल दिया और फांसी लग गई उसको। और जिसको फांसी लगनी थी उसने अपने भाग्य को बदल दिया। ये भी ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, यही वास्तु में भी अप्लाई होता है, ये फेंगशुई में भी अप्लाई होगा, ये न्यूमरोलॉजी में भी अप्लाई होगा, किसी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन में ये चीज अप्लीकेबल होगी। फ्यूचर प्रेडिक्शन इज नॉट द एंड, क्योंकि आप हर रोज हर पल कुछ न कुछ कर्म कर रहे हो। यह हो सकता है कि आपके भाग्य में फांसी लगनी है 10 साल के बाद में, और आप वैसे ही बुरे कर्म करते जा रहे हो तो 10 साल में नहीं 5 साल में लग जाएगी वो, ये भी होगा। और अच्छे कर्म कर लिए तो वो टल भी जाएगा। वी आर चेंजिंग आवर डेस्टिनी एवरी मोमेंट। और आप ये भी समझ लीजिए कि हम जो कर्म करते हैं, जो हमारे कर्म हमारी डेस्टिनी बनाती है, कर्म किसे कहते हैं? 3 तरह से कर्म किए जाते हैं, शरीर से, वचन से और मन से। कम से कम हम शरीर से करते हैं, उससे ज्यादा हम वचन से करते हैं, और उससे ज्यादा मन से करते हैं। मन से सोचे हुए विचार, मन से उत्पन्न भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस जो हर मिनट उत्पन्न हो रही है, उससे हमारी ही डेस्टिनी बदल रही है। अब अगर आप नेगेटिव हो, आप दूसरों के लिए बुरा चाहते हो, दूसरे आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, आप दुश्मनी कर रहे हो, किसी ने आपको धोखा दिया, आपने उसके धोखे के बारे में सोचा, किसी ने आपको बेइज्जती कर दी, अब आप उसके बारे में सोचते जा रहे हो कि इसके साथ इतना बुरा हो तो अच्छा, उसके साथ एक्सीडेंट हो तो अच्छा, उसके घर में चोरी हो जाए तो अच्छी। तो आप कर्म कर रहे हो। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल कर्म करना ही कर्म है। आप यहां पर बैठे बैठे भी अच्छे या बुरे, पाप या पुण्य कर्म कर रहे हो। बिना हिले डुले, बिना एक शब्द किए भी, बिना एक शब्द बोले भी आप कर्म कर रहे हो। अगर आपकी भावनाएं अच्छी उत्पन्न हो रही है, यहां बैठे बैठे, यहां पर बैठे बैठे रियलाइज किया आपने, किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ, उसने आपके साथ बुरा किया, यहां बैठे बैठे रियलाइज हुआ कि मैंने उसके बारे में बुरा सोचा था, और आपने क्षमा याचना कर ली, फॉरगिवनेस मांग लिया उससे, तो आपके अभी ही बैठे बैठे ही आपने जो गलत कर्म किए बुरा सोच करके, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। यहां बैठ करके अगर आप ध्यान में चले गए और उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए, तो कई संचित कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे, आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। कुछ कल आपके साथ जो बुरा होने वाला है, हो सकता है वो टल जाएगा, क्योंकि वो हुआ नहीं अभी तक। संचित कर्मों के कारणवश कल कुछ होने वाला है, और यहां बैठे बैठे आप हायर कॉन्शियसनेस में चले गए, मस्ती में रहे, काफी देर तक रहे उसमें,
माइंड में एकदम शून्य स्थिति में चले गए, परमात्मा के साथ में एक हो गए, कई जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो गए, तो कल वाला जो इंसिडेंस होने वाला था वो टल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं चला, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कल क्या होने वाला था और क्या टल गया, लेकिन ये साइंस है, ये होता है। तो इस चीज पर विश्वास कीजिए, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास कीजिए, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। कोई प्रेडिक्शन में कितना भी, हम अक्सर कमजोर होते हैं, और किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, वास्तु वाले के पास जाइए, सबसे पहले आपकी दुखती नब्ज को ही पकड़ेगा। आप तो सबके लिए अच्छा करते हो, लेकिन आपके लिए लोग बुरा सोचते हैं। एकदम सच बोल रहा है, आप अंदर से बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, एकदम सही बोला इसने। किसी को बोलेगा आप कपटी हो तो थोड़ी मानेगा वो। कपटी को भी बोलो बहुत अच्छे इंसान हो तो बोलेगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। सब लोग आपके लिए बुरी बातें करते हैं, आप जितनों को हेल्प करते हैं, उल्टा लोग आपको धोखा देते हैं। आपके आसपास ही है वो लोग, आपको याद आ जाएगा हाँ वो है, ये यही कर रहा होगा, फिर आपको लगता है 100% सच बोल रहे हैं। तो वो एक्सपर्ट होते हैं, नाड़ी शास्त्र वाले। कोई लोग चपेट में आए थे उनके नाड़ी शास्त्र के। हाँ, सिंपैथी मांगता है, नहीं मांगता है, लेकिन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर उसको कोई बोले कि तुम्हारे साथ में कल ये बुरा होने वाला है, तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आप इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लोगे। और वो बोलेगा कि नहीं तुम्हारे साथ लाइफ में सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है, सब तुमको हेल्प करने वाले हैं, तुम्हारे आसपास के लोग तुमको बहुत प्यार करते हैं, बोलेगा इसको ज्योतिषी आती नहीं। हमको विश्वास ही नहीं होता अच्छी बातों पर। फैक्ट है ना, लाइफ का फैक्ट है। ये इन्फ्लुएंस होना बंद कर दीजिए। और अगर किसी ने बोल दिया आपको कि कुछ बुरा होने वाला है, और उनकी बात कई बार सच भी निकलती है, कई ज्योतिषियों की बात जो सच निकलती है, खासकर बुरी घटनाओं का, वो इसलिए कि आप उस पर विश्वास कर लेते हो, और आपकी विश्वास की शक्ति उस इंसिडेंस को क्रिएट करती है, उसकी रचना रचती है। एकदम सही है। इतना भी बता दूं, आपको पता नहीं चलता है, इन लोगों की अपनी बिजनेस ट्रिक्स भी होती है। 99% जेन्युइन नहीं होते हैं, बिजनेस ट्रिक्स होती है, और हर कोई अपने बिजनेस में माहिर होता है। केदारनाथ जी अपने बिस्किट के बिजनेस में माहिर है, वो प्रेम अपने यान के बिजनेस में माहिर है, मैं स्पिरिचुअल बिजनेस में माहिर हूं। मैं भी दुखती नक पकड़ सकता हूं किसकी भी। ऐसे मैंने हजारों लोगों को देखा है नाड़ी शास्त्र वालों के पास जाते हुए, अंगूठे की छाप से पूरा पास्ट पूरा फ्यूचर बता देते हैं, सिर्फ अंगूठे की छाप से, और इतना विश्वास है उनके ऊपर। और मैंने ऐसे लोगों की भी वो सीक्रेट पकड़ी है जिसके द्वारा वो ऐसा कर सकते थे, पास्ट और फ्यूचर बताने का। और मेरे पास आकर के राइटिंग में उन्होंने दिया कि हमारी गलती है, हम लोग ऐसा करते हैं। क्यों मैंने धमकी दी थी कि ये मैं रिपोर्ट करूंगा, तो उन्होंने माफी मांगी, कुछ पैसे लिए थे उसके डबल पैसे ला करके दिए, इस हद तक। खैर इन बातों को जाने दीजिए। अब ये तो नक्की बात है कि हम
हमारा भाग्य स्वयं निर्माण करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। और जो प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं, अगर आपके साथ एक्सीडेंट होने वाला है, शनि में शक्ति नहीं है एक्सीडेंट करवाने की, पहली बात तो। ये कई बार ऐसा होता है। अब मेरे पास आप आओगे और समझ लीजिए कि सामने बारिश का मौसम आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि थोड़े ध्यान रखना, आप अगले 4 महीने थोड़ा तबीयत खराब होने के चांस है। वो सर्दी के मौसम में पहला जुकाम ही होते ही आप मेरे को याद करोगे, उन्होंने कहा था भाई कि तबीयत ध्यान रखना, तबीयत खराब होने वाली है। खत्म, विश्वास बढ़ गया मेरे ऊपर। ऐसे कई चीजें होती है। तो ये जो शनि है या जो अनफेवरेबल प्लैनेटरी पोजीशन है, तो वो लोग कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, और हो सकता है कि उन चीजों को उस टाइम में कंजीनियल था होने के लिए, कुछ हद तक। मेरे साथ एक प्रेडिक्शन के मामले में मैं भी एक ज्योतिष शास्त्री के पास जाता था, तो उन्होंने कहा कि मैं एक फलाने आदमी के साथ बिजनेस ना करूं, उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना। तो मैं उनकी बात नहीं माना, बोला नहीं पता ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है और बहुत अच्छे। तो बोला उनकी आदमी कभी जमेगी नहीं। उनके बोलने के बावजूद भी मैं उनके साथ बिजनेस किया और 3 साल के अंदर महसूस किया कि जो उनका जो बोलना था वो सही नहीं था। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको मालूम भी हो जाता है कि आपका फ्यूचर क्या है, लेकिन फिर भी आप उसको चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने माना उनकी बात और 3 साल के बाद वो बात सच निकली कि उनका मेरा बिल्कुल नहीं जमता था और पूरा गलत ही हुआ। जो उन बोला बिल्कुल सच हुई, मालूम भी हो गया तो उसका कुछ फायदा नहीं होता। देखिए, इसमें एक दूसरी चीज, एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। समझ लीजिए ये सही हुआ आपके साथ में, अगर ये प्रेडिक्शन नहीं होती 1 मिनट के लिए और 3 साल तक उनके साथ आप काम करते, नहीं जमता, यहां तो आपको फिर भी एक पता चला कि यार उसने बोला भी था कि नहीं जमेगा और नहीं जम रहा है अपने साथ, इसको ब्रेक करो। ये हो सकता था कि नहीं जमने के बाद भी आप अपना एफर्ट कंटिन्यू करते कि नहीं जमाना ही है मुझे। आप कॉम्प्रोमाइज करते, एडजस्ट करते, चलो इसके हिसाब से चलेंगे, हम 50-50 कर रहे हैं, उसको 60 देता हूं, 40 मैं रख लेता हूं, 70 देता हूं, 30 रख लूंगा, मेरे को जमाना ही है। कैसे मैरिज में होता ही है, होता है ना? होता है ना? जहां कुंडलियां बहुत अच्छी मिलती है वहां तलाक भी होते हैं, और जहां अच्छी नहीं मिलती, जिनके मांगलिक दोष है, फिर भी किया, वहां अच्छी चल गई। गुरुजी मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे भाई की तरफ देखा, मेरा मतलब वो नहीं है। पता है? नहीं, लोग ये सोच रहे हैं कि वो कैसे सहन कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये चीज ध्यान में नहीं आती है, हो सकता है कि हम हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू करते, और कंटिन्यू करते तो उसका रिजल्ट हो सकता है कि शायद नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न हो जाता था, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। तो कई बार हम मझधार में ही छोड़ देते हैं उसको, अगर ये सुना हुआ है, इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन इवेंचुअली आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो सबके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा हमको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, और जो अच्छा बुरा हमने क्रिएट किया है, तो वही अच्छा बुरा हम रिक्रिएट भी करते हैं या मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब हमने पास्ट एक्शन से कुछ बुरा क्रिएट किया, तो हम प्रेजेंट एक्शन से उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। साइंस तो वही काम कर रहा है, दूसरा साइंस तो हम यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं कि भाई आपने कर्म किया उसको भूल जाओ, अब खाली आप प्रार्थना करने लग जाओ, पूजा करने लग जाओ। ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे कोई प्रेडिक्शन करा है और वो हमारे माइंड में एक सेट हो गया है कि ऐसा ही हो, रहता है ना, तो वो नहीं होने वाला भी था। सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो कोने में चला ही जाता है कि इसने ये बोल दिया है। उसके बाद भी हम जब ट्राई कर रहे हैं तो उस ट्रायल में वो बात नहीं रहती है जो इसको बिना सुनने के रहती थी। इस प्रेडिक्शन को नहीं सुन करके जो बात होती थी वो अब नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है। मतलब नहीं होने वाला भी हो सकता हाँ, होता है, होता ही है। है, शायद जम जाता था, वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे सब माइंड में था। हो सकता है कि हम बोलेंगे नहीं मुझे तो याद नहीं था,
याद नहीं रहते हुए भी सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं है एक, तो उसके कारण हो सकता है कि हम पूरा विश्वास नहीं करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, हर बार चेक करते हैं और उससे डील अलग तरह से करते हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है हमारी। वो जो प्रेडिक्शन का विश्वास था उसके कारण कि नहीं जमेगा इसके साथ में, और जमाने के चक्कर में हम अननेचुरल हो जाते हैं। वही अगर हमको कुछ पता नहीं है और एक आदमी से हम डील कर रहे हैं और इस विश्वास के साथ कि नहीं इससे मुझे करना ही है काम और अच्छा होगा, तो उसके एक्शन, उसके तरीके, व्यवहार एकदम डिफरेंट होगा। कुछ लोग गुरुजी ये जिंदगी में ऐसे भी रहते हैं जो सोचते हैं कि भाई ये बदमाश है, इससे काम मत करो, पहले से मालूम भी रहता है, फिर भी वो कोई अपनी जिंदगी में कोई अपने केसेस में आके अपना फायदा करता है और टाइमली वो फिर भी आता है ऑटोमेटिकली। ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, हमारा जो बदमाश प्रवृत्ति का लेकिन अपना फायदा करके चले जाता है, होता है, वो भी होता है, ऐसा भी होता है। लोगों का कहना कि लोगों का ओपिनियन ये रहती है भाई एक्चुअली ठीक नहीं है ये, बहुत बार हुआ है। तो वो अपने लिए ठीक होता है, थोड़े दिन के अंदर अपने पास से हट भी जाता है अपना टाइम होने के बाद में, अपना काम की पूर्ति हो जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं वर्क से, तो वो हट जाता है, वो कारण से वो अलग भी हो जाता है। आपके उसके साथ प्रारब्ध कर्म है या आपकी कई ऐसी अच्छी भावनाएं आपने उत्पन्न की, उसका कल्मिनेशन ये हुआ कि वो आकर के फायदा करा करके चला गया, जो दूसरों के लिए ठीक नहीं था आपके लिए ठीक हो जाता है। हाँ, होता है, हर तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। इसलिए मनुष्य को अगर अपना भाग्य अच्छा बनाना हो तो हर समय अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, विश्वास करे, ट्रस्ट रखे, रिजल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा न भी हो तो डिसअपॉइंट नहीं होते हुए उसमें भी ये कोई ना कोई अच्छे कारण के लिए हुआ होगा, वैसे सोच करके आगे बढ़े। ये जो करता जाता है तो उसको तो अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे मिलते ही हैं। ये कहते हैं कि जो हमारे कर्म है ये चावल के दाने के जैसे हैं, आप फेंकते जा रहे हो, कर्म कर रहे हो मतलब दाने फेंकते जा रहे हो, जब उनका उपयुक्त समय आएगा, जब कंजीनियल एटमॉस्फेयर बनेगा तो वो उसमें से उगेगा ही उगेगा वो। तो आप तो अच्छे बीज बोए जाइए ना, कभी ना कभी तो उगेंगे, क्योंकि अभी भी जो हो रहा है वो भी पुराने बीजों का ही एक फल है, पौधा है। तो अभी के बीज भी हमें एक दूसरा पौधा देंगे। तो हमारा काम यही होना चाहिए कि हमको अच्छे बीज बोते जाएं। नाड़ी डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं, हायर करते हैं, हाँ पता चला है, कर सकते हैं, करते होंगे, उनका बिजनेस है। कई ज्योतिषी जो आपके घर आके आपको बताते हैं आपके साथ ऐसा हुआ, इस दिन ऐसा हुआ, उस दिन ऐसा हुआ, वो सब पूरा पहले से मालूम कर लेते हैं कोई ना कोई तरीके से, उनके पास अपने टेक्निक्स है। नाड़ी शास्त्र वाले तो जो बताते हैं पूरा आपसे ही सुनते हैं, वो कब आपने बताया उनको आपको ही पता नहीं चलता है, वो आपकी बातों से ही कैसे वो उसको बना लेते हैं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, कितने बच्चे हैं, क्या बिजनेस है, सारा का सारा आपसे ही निकलवाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कब बता दिया। मैं कभी आपको बताऊंगा उसका कि कैसे करते हैं वो, अपनी दुकान भी चल सकती है अच्छी खासी वो। Everything is humbug. When Bhrigu Rishi himself, who is the master of the Jyotish Shastra, I have told his story connected to his own life, and he has revealed this, that based on your past karma, this is what should have happened to you. But you have changed it. So every moment you are changing. So whether tarot card or your kundali or whatever it is, everything is subject to change. And some hypnotists, they believe that by subjecting a subject into hypnosis and asking them to go to their Akashic records, future, also they will be able to say things. What? About the future of the subject. The person who is in hypnosis, he can see the Akashic records and say things. One person tried on me, Dr. Newton, but I couldn't get anything. So it's clear now. There are so many things in vogue in the creation. There are so many types of people practicing so many things.
Everybody is playing eventually with your psychology. That's all. He is using your own psychology for yourself. That's all. Even if you are able to see the future, yet even that future is modifiable. Till that future manifests, in between, if you perform different kind of karmas, which will go and modify that event which otherwise was to take place, it will modify, it will come as a modified form. Every moment you are doing some karma, and those karmas are getting attached to your past karmas. They are either increasing the intensity of prarabdha karma, decreasing the intensity of prarabdha karma, or they are modifying the prarabdha karma itself. Or probably they are putting some topping on the prarabdha karma. Topping means prarabdha karma will happen, but there is a sweet topping on that, like icing on the cake. Even if the cake is bitter, you don't like, but if the icing is good, you will still eat it. You will not feel so bad. So our new karma may act as an icing. What was to happen as prarabdha karma will happen, but these will go and add as icing, so you will not feel that it has happened to you. You will just ignore. All these things may happen based on your new karma. प्रारब्ध कर्म भी हो सकता है, आपका नया कर्म भी हो सकता है। प्रारब्ध कर्म एक होता है जो पूर्व जन्मों से आया है, और इस जन्म में भी आप नए कर्म कर रहे हो, तो ये नए कर्मों का भी रिजल्ट हो सकता है और पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मों का भी रिजल्ट हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपके प्रारब्ध आपको यहाँ तक लेके आए, तो आपके ये जन्म के कर्म जो है आपको वो भी हो सकता है। कोई भी तरह का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन आप यहाँ आए हो, ये आपके ही कर्मों का फल है। हो सकता है यहाँ आने से 5 मिनट के पहले भी आपने कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारणवश आप यहाँ आ गए। यहाँ कई लोग, कुछ लोग जो आने वाले थे वो नहीं आ सके, वो भी हुआ है, और जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम जाएंगे वो आ गए। तो ये कई बार उस समय किए हुए प्रारब्ध, उस समय किए हुए नए कर्मों का भी फल हो सकता है कि उनको ये प्रारब्ध कर्मों में मिलना था तो उनको फोर्स किया गया। दूसरा, उस समय उन्होंने कोई नया कर्म किया, किसी के बारे में अच्छा सोचा, या ये भावना की कि चलो आगे का लाइफ यार अपनी अच्छी होनी चाहिए, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा लाइफ में हो तो मजा आएगा, कुछ लाइफ चेंज करनी चाहिए, उतना सोचना ही, और कहीं पर लाइफ चेंजिंग की बातें होने वाली है और एक आदमी सोच रहा है कि मुझे लाइफ चेंज करनी है, तो ये लाइफ चेंजिंग होने वाली जो जगह है और ये जो सोच रहा है, ये दोनों कॉस्मोस में कनेक्ट हो जाएंगे और किसी न किसी रूप से वहां पहुंच जाएगा जहां लाइफ चेंजिंग बातें होने वाली है। ऐसा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप हर समय अच्छा अच्छा सोचते जाइए, पॉजिटिव सोचते जाइए, भला सोचते जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहां जाकर के आपकी वाइब्रेशन, आपकी तरंगे उन चीजों से जुड़ जाएगी जो आपको सहायता करेगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी रूप में हो सकता है। उसकी चिंता मत कीजिए कि कौन मुझे हेल्प करेगा, कौन मेरी सहायता करेगा। आप अपना काम है, अपनी भावनाएं भेजते जाइए बस, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो जुड़ेगी वो। तो जितनी इंटेंसिटी आपकी होगी उतनी जुड़ेगी। जैसे जोसेफ ने कहा था कि मैं एनलाइटनमेंट का विजुअलाइजेशन कर रहा था, तो डेट्स याद है उनको कि उस दिन ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, तो विजुअलाइजेशन में भावनाएं भेज दी और उस भावना के अनुसार जो उनको हेल्प कर सकता था वो इनके कनेक्शन में आया या उनके कनेक्शन में गए और वो रिजल्ट उसका मिल गया। वो इसी प्रकार से चलता रहता है। तो अच्छी अच्छी भावनाएं भेजते जाइए, जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचते जाइए, इंटेंसिटी से सोचते जाइए, किसी न किसी रूप से वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। नेक्स्ट लाइफ कॉन्सेप्ट है अवॉइड फ्रिक्शन एट एनी कॉस्ट। उसकी बात अभी कुछ हुई थी कि जहां पर गलती न होते हुए भी झुकना पड़े तो भी झुकना अच्छा है, अगर उससे फ्रिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट बच जाती है। तो फ्रिक्शन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गई, डिस्टेंस क्रिएट हो गया, मनमुटाव हो गया,
उसको वापस जोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसको आपने बचा लिया, उस टाइम झुक गए, माफी मांग ली, गलती न होते हुए भी माफी मांग ली, सिचुएशन बच गई, मनमुटाव बच गया, आपको अगला मौका मिलेगा समझाने के लिए दूसरे को जिसकी गलती थी, उसको एहसास दिलाने के लिए कम से कम आपके पास एक मौका मिलेगा। वो रिसेप्टिव भी होगा। अगर आपका मनमुटाव नहीं हुआ तो, मनमुटाव हो गया तो रिसेप्टिव भी नहीं होगा वो। इसलिए लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम फ्रिक्शन करें, कम से कम कॉन्फ्लिक्ट करें, उनको अवॉइड करें। जहां लगा कि बात बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो रही है, शांत हो जाइए। और शांत होने के लिए दूसरे को, फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए दूसरे को याद में दिलाइए कि रमेश जी ने क्या बोला था, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। ये दूसरों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। आप शांत हो जाइएगा, अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए, कछुए के जैसे हो जाइएगा। घर के अंदर भी ये काफी अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। घर के अंदर ही बहुत, ये घर के लिए ही है। ये दबाने के बाद उसको कंट्रोल करने का ऐसा पॉइंट आता है कि they comes up with double वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वो जैसे एसिड बन जाता है आपके पेट में, जैसा आपके एक साथ सब जमा हो गए, फिर बाद में बच्चे एक छोटी बात पर जो ना। हाँ तो आप एसिड बन जाता तो क्या करते हो फिर? ज्यादा एसिड बन गया क्या करते हो? नहीं, ये अक्लमंदी का काम करते हैं। इनो पीते हैं, डाइजिन लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड लेते हैं ना, डाइजिन लेते हैं ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो करना चाहिए, वॉमिटिंग नहीं करना चाहिए। एक तरीका होता है कि वॉमिटिंग करें तो प्रेशर बन गया, फिर आप प्रेशर रिलीज करोगे, उसके बनिस्बत उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। तो उस टाइम शांत रह जाइए, फिर न्यूट्रलाइज करने के तरीके ढूंढिए। ये जो भी हुआ मेरे कोई ना कोई प्रारब्ध कर्मों के कारण हुआ, सामने वाले की गलती नहीं है, तो अपने ऊपर ले लीजिए उसको। क्योंकि ये पक्की बात है कि अगर कोई आपको डांटा, कोई आपके साथ में मिसबिहेव किया, कोई आपको तकलीफ दिया, तो कहीं ना कहीं आप उसके कारण रहे हुए हैं। ये पक्की बात है, निश्चित बात है। तो उसको याद कीजिए कि मुझे याद नहीं है इस जन्म में या पूरे जन्म में, तो मैं कारण हूं इस चीज का। ये बात हो गई, चलो खत्म करो इसको। हो सकता है उसको पता नहीं है इन चीजों के बारे में, तो अभी तो हम शांत हो जाओ और इसको न्यूट्रलाइज कर लो कि प्रेशर बिल्टअप नहीं होना है, और जब मौका मिलेगा तब हम बातचीत करेंगे, इसलिए कि आगे रिपीट ना हो। तो ऐसे करते हुए उसको रिप्लेस करते जाइए, न्यूट्रलाइज करते जाइए उसको। फ्रिक्शन को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके फैमिली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी न किसी को तो एक पहल लेनी ही पड़ेगी। कई, हाँ, एक को तो झुकना ही पड़ेगा। हाँ, एक को झुकना पड़ेगा। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि हाँ चलिए पूरी फैमिली में बात करते हैं कि अपने को फ्रिक्शन अवॉइड करना है। सभी लोग को ध्यान रखना पड़ेगा ये। अब सब लोग तो ध्यान रखे नहीं रखे कोई जरूरी नहीं है, हर एक के हर चीज कंट्रोल में हो या नहीं हो। तो कम से कम एक जो स्ट्रांग है, जिसका विल पावर अच्छा है, जो थोड़ा सा सहन कर सकता है, उसको पहल लेनी चाहिए। उसको बार बार एग्जाम्पल के थ्रू, अपना खुद का एग्जाम्पल के थ्रू शो करना चाहिए कि ऐसे फ्रिक्शन को रोका जा सकता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, चुप रह करके, गलती न होते हुए भी। और मैंने कई बार देखा है कि जो झुक गया, चुप रह गया, दूसरा व्यक्ति 5 दिन, 10 दिन, महीने भर के बाद में उसने उसको कहा है कि मुझे लग रहा है कि उस दिन गलती मेरी थी। इतना तो, इतनी बुद्धि होती है लोगों में, लोग समझते हैं अच्छा बुरा क्या है। और 10 दिन के बाद नहीं, 10 साल के बाद भी बोलेगा कम से कम। अगर 10 साल भी ना बोले तो 10 साल के बाद तो बोलेगा ही बोलेगा। उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। क्यों केदारनाथ जी, क्या बोलते हो? मेरा मानना है गुरुजी, प्रेम में इतनी ताकत होती है कि नफरत को जो है। एकदम सही है, कोई डाउट ही नहीं है। हमारे घर में तो विचार आदमी चुप रहा है, रहता है, मैं उसके सामने बोलती हूँ, इतना अच्छा
सब मान लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपके घर में तो अगर ऐसा है कोई बताने वाला, आप मानते हो, तो इससे अच्छी चीज और हो ही नहीं सकती। और जब इतना अच्छा समझाता है तो उसके ऊपर और ट्रस्ट डाल देना चाहिए कि भाई मन से कि यही हमारे गुरु हैं, और जो भी छोटी बड़ी बात होगी हम इसी से सलाह करके हम आगे बढ़ेंगे। आपकी टेंशन ही सॉल्व हो जाएगी, लाइफ स्मूथ हो जाएगी एकदम। और टेंशन उस गुरु को लेने दीजिए जो लेने को तैयार है और जो सक्षम भी है, जो कैपेबल भी है। बहुत अच्छी चीज है। वैसे आपने लिखा है सिर्फ आदमी ही झुकता है। ये तो भैया relationship हो रहा है।